Chandrayaan-3, India is all set to go to the moon. Third lunar. चंद्रयान-3 मिशन को अंजाम देने में 615 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब इसी 615 करोड़ से बॉलीवुड में आदिपुरुष जैसी मूवीज बनी और उसी सेम बजट का इस्तेमाल करके भारत के साइंटिस्ट चांद तक पहुंचने का रिकॉर्ड बना रहा है। वो भी चांद की ऐसी वैसी जगह नहीं, बल्कि चांद के साउथ पोल यानी जिस हिस्से को हम धरती से नहीं देख पाते हैं, वहाँ तक हमारे साइंटिस्ट पहुँच गए। इसमें कम से कम 14 दिनों तक कई अलग अलग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दिया जाएगा। साल 2008 में लॉन्च हुआ चंद्रयान-1 चांद में पानी होने के ठोस सबूत भी दिए थे। चांद के साउथ पोल को अभी तक सबसे कम एक्सप्लोर किया जा चुका है। इस एरिया में काफी ज्यादा मात्रा में माउंटेन्स और क्रेटर्स होने के चांसेस है। ये क्रेटर्स यानी गड्ढे अतीत में चांद पे गिरे एस्टेरॉयड के कारण बना है। वैज्ञानिकों का मानना है यहाँ कई ऐसे क्रेटर्स है जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पड़ती, जिस कारण ये जगह रेडिएशन के खतरों से बचा हुआ है। इसीलिए हो सकता है कि इन जगहों पे जीवन का अस्तित्व भी मौजूद हो। इसीलिए चंद्रयान-3 को भी चांद के साउथ पोल पर ही लैंड किया जाएगा। बड़े बड़े क्रेटर्स होने के चलते चंद्रयान-3 के लैंडिंग के लिए वहाँ पर प्लेन सरफेस को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा हमारा चांद टाइडली लॉक पोजीशन पे होने के कारण ये हिस्सा धरती से दूर है। इसीलिए यहाँ पर भेजे गए स्पेसक्राफ्ट के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि चांद के इस एरिया में सिग्नल्स टूटने के चांसेस भी काफी ज्यादा है। यही सेम प्रॉब्लम चंद्रयान-2 मिशन के साथ भी हुआ था। इस मिशन में कम्युनिकेशन रियल टाइम में होना बेहद जरूरी है ताकि चंद्रयान-3 को सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जा सके। इस बार चंद्रयान-3 जहाँ लैंड होने जा रहा है, उसका इमेज चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरा से ऑलरेडी ले चुका है, जिस वजह से यहाँ पर छोटे रॉक्स और बोल्डर्स को ऑलरेडी ढूंढ निकाला गया है। चांद पर मौजूद इन क्रेटर्स पर आने वाले भविष्य में नासा द्वारा आर्टेमिस मिशन के तहत मून कॉलोनीज बनाने की प्लानिंग की जा रही है, जिसके लिए चांद के साउथ पोल की अच्छे से जांच किया जाना जरूरी है। वैसे अगर चंद्रयान-3 की तुलना 2 से किया जाए तो इसमें कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। अब अगर डिफरेंसेस की बात करें तो चंद्रयान-3 के लैंडर में चंद्रयान-2 के मुकाबले ज्यादा सोलर पैनल्स मौजूद है, ताकि अंधेरे में लैंड करने के बावजूद भी ये लैंडर मैक्सिमम पावर जनरेट कर सके। दूसरा, इसके लैंडर में फ्यूल टैंक चंद्रयान-2 से ज्यादा बड़ा है, यानी ये ज्यादा फ्यूल कैरी कर सकेगा। तीसरा डिफरेंस है कि चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर नहीं जाएगा, क्योंकि चंद्रयान-2 के साथ जिस ऑर्बिटर को भेजा गया था वो अभी भी सही सलामत चांद का चक्कर लगा रहा है। अब ऑर्बिटर के बदले इस बार प्रोपल्सन मॉड्यूल को सेंड किया जा रहा है, जिसमें ज्यादा फ्यूल मौजूद है। अगले डिफरेंसेस की बात करें तो LDV यानी लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर नाम के डिवाइस को बनाया गया था, जो चंद्रयान-2 में यूज नहीं हुआ, मगर चंद्रयान-3 में इसका इस्तेमाल 100% होगा, जिससे कि वो लैंडिंग के टाइम चंद्रयान-3 के स्पीड को कैलकुलेट कर सके। अब आखिरी डिफरेंसेस है चंद्रयान-3 के लैंडर में, क्योंकि इसमें 2 एंटेनास और 2 कैमरास है जो लैंड के टाइम कोई बोल्डर या किसी ऑब्स्टेकल्स का पता लगा लेगा, जबकि ये एंटेना और कैमरा चंद्रयान-2 में एक ही साइड पर लगा हुआ था। चंद्रयान-2 मिशन के रोवर की तरह ही चंद्रयान-3 में भी रोवर के जमीन पर घूमने के लिए छोड़ दिया जाएगा, जो 6 पहियों वाला रेक्टेंगल शेप का रोवर है, जिसमें कई सारे नेविगेशन कैमरास भी लगे हुए होंगे। इसके अलावा एनर्जी जनरेट करने के लिए सोलर पैनल्स और कम्युनिकेशन के लिए एंटेनास भी होंगे। ये रोवर पहले लैंडर को डेटा ट्रांसफर करेगा, जिसके बाद लैंडर ये डेटा प्रोपल्शन मॉड्यूल को भेजेगा और फिर ये डेटा इसरो तक पहुंचेगा। इस लैंडर में एक और इंस्ट्रूमेंट मौजूद है जिसका नाम है चंद्र सरफेस फिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो चांद के सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज की जांच करेगा। अब तक तो बात हुई चंद्रयान-2 और 3 के डिफरेंसेस की। सो अब चंद्रयान-3 मिशन का जो मेन लक्ष्य है वो जान लेते हैं। चंद्रयान-3 का सबसे पहला टारगेट होगा चांद के साउदर्न रीजन में तापमान की जानकारी जुटाना और चांद की सतह पर किस तरह और कितनी इंटेंसिटी के साथ भूकंप होता है वो जानना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है वहाँ के प्लाज्मा एनवायरनमेंट को अच्छे से समझना। अब प्लाज्मा एनवायरनमेंट के बारे में आई गेस बहुत ही कम लोगों को पता है। तो किसी भी मैटर के बेसिकली 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब कोई भी मैटर गैसियस स्टेट में जरूरत से ज्यादा हीट हुआ तो वो प्लाज्मा फॉर्म में चला जाता है। अब प्लाज्मा फॉर्म का रियल लाइफ एग्जांपल है बिजली का गरजना, क्योंकि बिजली हवा के थ्रू पास होते टाइम जो रोशनी हमें देखने को मिलता है वही प्लाज्मा है। तो अब चांद के प्लाज्मा एनवायरनमेंट को भी देख लेते हैं। देखो, चांद पर हवा तो है नहीं, मगर गैस का एक थिन पार्टिकल लेयर है जिसे लूनर एक्सोस्फीयर भी कहा जाता है। अब जब सूरज की रोशनी या सोलर विंड चांद के एक्सोस्फीयर पर पड़ता है तो इन दोनों के आपस में केमिकल रिएक्शन होने के चलते प्लाज्मा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। अब अगर इसरो को इस प्लाज्मा एनवायरनमेंट के बारे में पता चल गया
तो फ्यूचर में जब हम एस्ट्रोनॉट्स और दूसरे स्पेसक्राफ्ट को वहाँ पर भेजेंगे तो हमें वहाँ के एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के बारे में पहले से ही पता चल जाएगा। इसके अलावा चांद के अपने मैग्नेटिक फील्ड की डिटेल जानकारी भी इस प्लाज्मा एनवायरनमेंट के थ्रू ही मिलेगा। अब इस मिशन के चौथे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वहाँ की मिट्टी में किस किस प्रकार के मटेरियल्स है, जैसे कि नेचुरल मिनरल्स, वाटर्स और केमिकल एलिमेंट जैसे बहुत सी चीजों का खोज करना चंद्रयान 3 मिशन का ऑब्जेक्टिव होगा। अब अगर हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाए तो हमें पता चलेगा कि साल 2008 में जब इसरो द्वारा भेजे गए चंद्रयान 1 मिशन को अंजाम दिया गया तब इंडिया ही पहला देश बना जिसने चांद पर पानी की खोज की थी, जिसको बाद में नासा ने भी कंफर्म किया। और ये हिस्सा चांद के साउथ पोल में ही स्थित है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि चांद के साउथ पोल रीजन में अंधेरे के कारण यहाँ पर रोवर भेजने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसीलिए चंद्रयान 2 में हुए गलतियों से सीख लेकर इसरो एक बार फिर से चंद्रयान 3 से कमबैक कर रहा है। और अगर सब कुछ सही से हुआ तो यूएसए, रशिया और चाइना के बाद इंडिया ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश और चांद के साउथ पोल रीजन में लैंड करने वाला दूसरा देश बनेगा। दूसरा देश इसलिए क्योंकि चांद के इस रीजन में सिर्फ चाइना के चैंगी 4 ने ही लैंड किया था, लेकिन 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 जब चांद के साउथ पोल पे लैंडिंग करने ही वाला था तब सिर्फ चांद की सतह से 2 किलोमीटर की दूरी पर इसरो से विक्रम लैंडर का संपर्क टूट गया और ये लैंडर चांद के साउथ पोल पर क्रैश हो गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना काफी मुश्किल है, जिस वजह से चंद्रयान 2 लॉन्च के कुछ महीने पहले ही इजराइल स्पेस एजेंसी की बेयरशीट लैंडर और जापानीज स्पेस एजेंसी की हकुटोर लैंडर के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ, जिससे ये बात तो साबित होता है कि चांद के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करना आसान काम नहीं है। साउथ पोल चांद का वो हिस्सा है जो धरती से सबसे दूर यानी उस साइड है जिसको हम धरती से नहीं देख पाते और इस हिस्से पे सनलाइट कभी नहीं पहुंचता और इस अंधेरे की वजह से इस हिस्से को कोई भी ऑर्बिटर सही से स्कैन नहीं कर पाता। इसके अलावा ये बहुत सारे क्रेटर्स और डस्ट पार्टिकल के मौजूद होने के कारण यहाँ पे लैंडिंग करना बहुत ही पेचीदा काम है। इंसान अब तक चांद की सरफेस पर 21 बार रोवर से या फिर खुद पहुँच चुका है, जिसमें से सिर्फ एक बार ही चांद के साउथ पोल पे लैंडिंग सफल हुआ है। अब इसी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर सतीश धवन स्पेस स्टेशन से चंद्रयान 3 लॉन्च होकर अगस्त 23 और 24 के बीच ये चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लॉन्चिंग के लिए इसे LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 में फिट किया जा चुका है। वैसे ये पूरा मिशन इसके लॉन्च से लेकर 2 महीनों का होने वाला है। इसमें बेसिकली 3 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें से पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल और तीसरा रोवर है। तो सबसे पहले चंद्रयान 3 को लूनर ऑर्बिट में इंजेक्ट किया जाएगा, जिसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल जो लैंडर और रोवर को धरती के आउटर स्पेस से चांद तक लेके जाएगा, जिसका आकार किसी बॉक्स की तरह और वेट 2148 किलो होगा। इसके एक पार्ट में सोलर पैनल्स लगे होंगे जो ऑर्बिटर की तरह ही चांद का चक्कर लगाते हुए चांद के करीब पहुंचेगा और आखिर में लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अलग कर देगा। लेकिन इसमें चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिटर तो होगा ही नहीं। बेसिकली चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर का काम था लैंडर और रोवर को चांद तक लेके जाना और सेपरेट करना, जो कि सही से हुआ भी था। हालांकि बदकिस्मती से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया, लेकिन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से फील्ड चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी लूनर ऑर्बिट पर घूम के अपना इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है और चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेस होने के पीछे इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। लेकिन चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल इस ऑर्बिटर से अलग है, क्योंकि इसमें ज्यादा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के बदले ज्यादा से ज्यादा फ्यूल्स भरा रहेगा। इसके बाद लैंडर मॉड्यूल, जिसका वेट 1726 किलो है, वो स्पेसशिप को चांद की सरफेस पर लैंड करवाने वाला पार्ट होगा, जो अपने लैंडिंग थ्रस्टर की मदद से चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और ठीक इसी के बाद रोवर एक्टिव हो जाएगा। अब रोवर जो लैंडर के अंदर ही फिट है, उसका वेट 26 किलो है। लैंड करते ही ये डिटैच होके चांद की जमीन पर चलते हुए जानकारी हासिल करने के काम में लग जाएगा। इसके साइड में सोलर पैनल्स लगे होंगे जो इसे काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग के लिए लैंडर में इस बार कई सारे सेंसर्स का यूज किया गया है, जो इसे किसी बिना रुकावट के सही तरह से लैंड करने में मदद करेगा। इसके अलावा लैंडर में पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे भी लगा है, जिसे नासा ने इसरो को इस मिशन के लिए दिया है, जिसका काम चांद और सूरज की एग्जैक्ट दूरी का पता लगाना है। लैंडिंग साइट की सरफेस से जांच करने के लिए इसमें अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर भी लगाए गए हैं। इस बार इस मिशन में ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाना है जो चांद की सतह पर रह के ही धरती की जाँच करेगा। इसका नाम है स्पेक्ट्रोपोलरमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटर। अब चंद्रयान 3 के लैंडिंग के लिए
बेहद जरूरी है कि वहाँ सूरज की रोशनी मौजूद हो, नहीं तो इस मिशन के फेल होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या चंद्रयान 3 मिशन भारत के इतिहास के लिए एक सुनहरा पल लेकर आएगा, या ये मिशन भी चंद्रयान 2 की तरह पूरे देश के लिए मायूसी का कारण बनेगा। अब इसरो की तरह नासा भी नवंबर 2025 में आर्टेमिस मिशन के थ्रू चांद पर फिर से हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। इसके चलते नासा ने कुछ साल पहले मून प्रोग्राम आर्टेमिस को लॉन्च किया। ये आर्टेमिस प्रोग्राम 3 हिस्से में पूरा किया जाएगा, जिसमें आर्टेमिस 1 को 16 नवंबर 2022 को ही लॉन्च किया जा चुका है, जो कि एक अनमैन्ड मिशन था, जिसके जरिए हमें ओरियन स्पेसक्राफ्ट और SLS रॉकेट्स की कैपेबिलिटीज का पता चला। ओरियन एक डीप स्पेस ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट है, जिसे 3 पार्ट्स में बनाया गया है। इसका पहला पार्ट है क्रू मॉड्यूल, जिसमें फ्लाइट के दौरान 4 एस्ट्रोनॉट्स रहकर अपना काम कर सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट है सर्विस मॉड्यूल, जिसमें क्रू के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। साथ ही इसमें इसका खुद का एक इंजन और फ्यूल रिजर्व भी मौजूद है। बात करें ओरियन के तीसरे पार्ट की, तो वो है अबॉर्ट सिस्टम, जिससे एस्ट्रोनॉट लॉन्च के दौरान आने वाली विपरीत परिस्थिति में लॉन्च को रोक सकता है। SLS रॉकेट्स की तरफ देखा जाए तो ये नासा का सबसे पावरफुल रॉकेट है, जिसका इस्तेमाल आर्टेमिस के हेवी पेलोड्स को लॉन्च के दौरान किया जाएगा। अब क्योंकि आर्टेमिस 1 के मिशन में एस्ट्रोनॉट्स नहीं थे, इसलिए इसमें एस्ट्रोनॉट की जगह सेंसर से जुड़े 2 ऐसे डमीज था, जो वहाँ फील होने वाले रेडिएशन के लेवल को डिटेक्ट करके वापस धरती पर आया। अब ये रिसर्चर्स द्वारा इनके रेडिएशन एक्सपोजर को कंपेयर किया जा रहा है, मगर आर्टेमिस 1 में डमीज के साथ साथ एक जिंदा चीज भी था, और वो जिंदा चीज है बेकर्स यीस्ट के 12 बैग्स। दरअसल साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेस में असल इंसान जैसा ही काम आएगा, और इनसे बहुत हद तक डीप स्पेस के रेडिएशन लेवल का पता चल जाएगा। आर्टेमिस 1 के साथ 1000 पेड़ों के बीज भी गए थे। आर्टेमिस 1 के बाद साल 2024 में नासा आर्टेमिस 2 मिशन को अंजाम देगा। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट के अंदर 4 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद तो होंगे, पर वो चांद की सरफेस पर नहीं उतरेगा, बल्कि वो तो चांद के एक ऑर्बिट को पूरा करके वापस धरती पर आ जाएगा, और इस सब में उन्हें लगभग 21 दिनों का समय लगेगा। आर्टेमिस 2 के सफल होने के बाद आर्टेमिस 3 मिशन में चांद पर पहली महिला कदम रखेगी, जिसके साथ एक दूसरा एस्ट्रोनॉट भी होगा, जबकि बाकी बचे 2 एस्ट्रोनॉट्स ओरियन स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही रहेंगे। ये मिशन साल 2026 में लॉन्च हो सकता है, जिसमें स्पेसएक्स नासा को एक लैंडिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा, जो आर्टेमिस 3 के एस्ट्रोनॉट्स को लूनर ऑर्बिट से चांद की सरफेस और फिर से ओरियन स्पेसक्राफ्ट में वापस ले जाएगा। फिर आगे जो मून मिशन होंगे, उनके लिए गेटवे का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये गेटवे एक तरह का मिनी स्पेस स्टेशन होगा, जो चांद की ऑर्बिट में घूमेगा, और धरती से आने वाले स्पेसक्राफ्ट चांद पर उतरने की जगह पहले यहीं पर डॉक किया जाएगा, और कुछ दिन स्पेस स्टेशन पर बिताने के बाद एस्ट्रोनॉट्स इसमें पहले से मौजूद ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम में आसानी से चांद की सरफेस पर उतर जाएगा। हालांकि ये सब अकेले नासा नहीं करेगा, बल्कि इलॉन मस्क की स्पेसएक्स भी इसमें मदद करेगी, जिसका स्टारशिप्स आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए 100 मीट्रिक टन के पेलोड को चांद पर डिलीवर करेगा। इलॉन मस्क की स्पेसएक्स चांद पर लूनर नेट बनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे चांद पर जाने वाले रोवर्स और एस्ट्रोनॉट्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में मदद मिलेगी। साथ ही ग्राउंड स्टेशन से भी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। लूनर नेट की मदद से चांद के पोलर रीजन्स में इक्विपमेंट्स डिलीवरी आसान होगी, और इसमें लगे स्पेस वेदर इंस्ट्रूमेंट्स एस्ट्रोनॉट्स को आगे आने वाले सोलर फ्लेयर्स का रियल टाइम अलर्ट भी देगा, जिससे एस्ट्रोनॉट्स समय रहते खुद को सुरक्षित कर पाएगा। एक बार जैसे ही चांद पर ज्यादा से ज्यादा इंसान पहुंच जाएंगे, फिर अगले 1 साल के अंदर ही साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की टीम चांद पर एक बेस कैंप को डेवलप कर लेगा, जिसका नाम होगा आर्टेमिस बेस कैंप, जिसमें 3 मेन मॉड्यूल्स होंगे। पहला है फाउंडेशन सर्विस हैबिटेट, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे। साथ ही एक लूनर व्हीकल भी इसका पार्ट होगा, जो एस्ट्रोनॉट्स को लूनर बेस पर एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करेगा। चांद पर पावर सिस्टम्स भी होंगे, जिससे वहाँ पर रिसोर्सेज की माइनिंग भी पॉसिबल हो जाएगी। इसी के साथ ह्यूमंस का स्पेस को कॉलोनाइज करने का सपना साकार होना शुरू हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यह मिशन सक्सेसफुल होगा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, वो कमेंट सेक्शन में दी गए लिंक से हमें फॉलो कर ले। और इस वीडियो में हम 3000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, देखते हैं पूरा होता है कि नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।